हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए प्रीवियस पेपर की बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे 2011 के पेपर की। कौन से पेपर की? फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, जीके वाले की, जिसमें जीके, साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में आपको ध्यान में रखना है, इसमें राजस्थान करंट अफेयर अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ना समझे कि केवल राजस्थान का। करंट में जो भी इश्यू रहेगा, करंट मुद्दा जो भी चर्चित रहेगा, कौन से नेशनल लेवल पर अगर अपन देखें तो वो भी पूछा जा सकता है, या फिर अपन बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके ये पूछा जा सकता है। क्योंकि 2011 के इस पेपर में जिसकी बात आज अपन करने वाले हैं, इसमें अमेरिका के संबंधित प्रश्न पूछा गया, जो कि करंट में जो चर्चा का विषय था। जैसे अभी बात करें तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो वो करंट का मुद्दा है। और भी करंट के मुद्दे हो सकते हैं, जैसे जो आपके ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया इसको पाकिस्तान को, ये भी करंट का मुद्दा हो सकता है। और जैसे चीन और भारत के संबंधों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखकर चलना है। और आज के पेपर में अपन जीके वाले पोर्शन की बात करेंगे। 100 प्रश्न कंप्लीटली अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इस क्लास को। क्लास तक बने ही रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और पैटर्न आपको पता चलेगा एक किस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न। तो इसी को कहा जाता है एक ही आंदोलन। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? एक ही आंदोलन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें कहाँ से हुई, मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई। और मातृकुंडिया स्थान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में भी आपके रासमी तहसील में स्थित है। इस आंदोलन से संबंधित है नीमड़ा कांड, जिसको नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। तो नीमड़ा कांड भी इसी से संबंधित है, 1921-22 की घटना है। ठीक है। और इसी से संबंधित है आपकी मेवाड़ की पुकार नामक पत्रिका। मेवाड़ की पुकार। और मेवाड़ की पुकार में क्या था? आपकी 21 मांगे यहाँ पर महाराणा के सामने रखी गई थी। 21 मांगे, जिसको मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई। और इस सब बातों का नेतृत्वकर्ता कौन था? मोतीलाल तेजावत। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें विजय सिंह पथिक की, तो इनका संबंध था बिजोलिया से। बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ, उससे संबंधित कौन है? विजय सिंह पथिक। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया आपके स्थापना किसके द्वारा की गई? बिजोलिया की पता होगा आपको। बिजोलिया की स्थापना है वो अशोक परमार के द्वारा की गई थी। और अशोक परमार को जो ये स्थान है बिजोलिया वाला, ये राणा सांगा के द्वारा मिला गया था। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा दिया गया था। और राणा सांगा के द्वारा दिया गया इस क्षेत्र को ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से ऊपरमाल। ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना हुई थी, वो आपको पता होगा। अब देखिए, इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन शुरू हो गया था आपके 1897 में। 1897 में शुरू हो गया था। और ये नानजी और ठाकर जी पटेल को वहां पर भेजा गया इस मुद्दे से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह, जो कि 1894 में बना था। ठीक है। उसने 1903 में एक कर लगा दिया था, चौरी कर, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर साथियों 1897 में किसको भेजा गया? नानजी और ठाकर जी को भेजा गया, पटेल। ये एक वहां पर कोई मृत्यु भोज का अवसर था, वहां पर किसान एकत्रित हुए, तो यहाँ पर आपके नानजी और ठाकर जी को महाराणा के पास भेजा गया। लेकिन उससे थोड़ा बहुत क्या हुआ, एक बार की आंदोलन शांत हो गया। फिर 1906 में क्या हुआ? 1906 में आंदोलन पुनः स्टार्ट हो गया। किस किस के नेतृत्व में? तो ये हुआ साधु सीताराम दास और आपके फतेहकरण चारण, और इसके साथ में थे नाथूलाल कामदार
और आपके रामजी लाल। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 1906 में एक यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर है कौन था शासक, ठिकानेदार कौन था विजोलिया का, कृष्ण सिंह था। उसके बाद में यहाँ पर आया पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया, पूछा जाता है कई बार, इसने कौन सा कर लगाया, चौरी कर। पृथ्वी सिंह ने यहाँ पर एक नया कर लगाया, तलवार बंदाई कर। और इन बढ़ते हुए करों के कारण ही आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उसका नाम क्या था। तो आपको पता है उसका नाम था चित्रांग। देखो, चित्रांग ऑप्शन में नहीं हो तो चित्रांग भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक चित्रांग ऑप्शन में है तो चित्रांग ही करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता होगा, क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो निर्माण किसने करवाया, तो आपको पता है किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है। दूसरी बात, इसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी में, धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी में इसको रखा जा सकता है। यानी कि एक समतल भूमि पर स्थित वाली कैटेगरी है, वो इसके साथ मैच नहीं खाती है, बाकी किसी में भी इसको रख सकता है। दूसरा, इसको राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है, कि राजस्थान का सिरमौर, किलों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर इसको कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे जैसलमेर वाला है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहाँ पर जनता निवास करती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये दो नदियों के किनारे पर स्थित है, गंभीरी और बेड़च के। दूसरी बात, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसके प्रवेश द्वार कितने हैं, तो 7 इसके प्रवेश द्वार हैं। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से मंदिर स्थित है, तो महत्वपूर्ण रूप से एक तो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, और ये तुलजा भवानी का मंदिर है जो किसने बनाया था, बनवीर ने बनाया। दूसरा मंदिर यहाँ पर सूर्य मंदिर है, जिसको कालिका माता मंदिर कहा जाता है वर्तमान में, कालिका माता मंदिर। तीसरा मंदिर आपको ध्यान में रखना है श्रृंगार चौरी, जो कि भंडारी वेलका के द्वारा बनाई गई, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह स्थल है। और यहाँ पर स्थित है मोकल मंदिर। कौन सा, मोकल मंदिर, जिसको समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है, और इसका निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो आपके सामने है कानड़ देव के बारे में पूछा जा रहा है कि कानड़ देव कौन था। तो कानड़ देव था, कानड़ देव चौहान, चौहान वंश से संबंधित था। और ये कहाँ का था, तो ये था जालोर का शासक। कहाँ का था, जालोर का शासक था। अब यहाँ पर देखिए, जालोर की बात करते हैं तो जालोर का प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर। क्यों था, क्योंकि महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण। वर्तमान में इसका जालोर नाम पड़ा है जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। ठीक है। यहाँ के चौहानों को कहा जाता है सोनगरा चौहान। अखेराज सोनगरा का नाम आपने सुना होगा। और यहाँ पर चौहान वंश की जो स्थापना है वो 1181 ईस्वी में की गई, और किसके द्वारा की गई, कीतु एक महान राजा के द्वारा की गई, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा, कीर्तिपाल चौहान ने। और इसको कीतु की उपाधि, कीतु एक महान राजा, ये उपाधि किसने दी, तो ये उपाधि दी थी मुणोत नैणसी ने। किसने, मुहणोत नैणसी। मुणोत नैणसी जसवंत सिंह का दरबारी। और मूल रूप से ये कीर्तिपाल है वो कहाँ का था, तो ये मूलतः आपके नाडोल का था। वहां का नाडोल का शासक था। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे कानड़ देव चौहान की, तो ये जालोर के चौहान वंश की स्थापना की बात हुई।
अब देखिए यहाँ पर कानड़ देव चौहान की बात आती है तो यहाँ पर दो चीजें और बता देता हूं मैं। एक आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रही थी तब कानड़ देव ने उस सेना पर आक्रमण किया। ठीक है, उस सेना पर आक्रमण किया तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जालोर पर आक्रमण कर दिया। जालोर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और 1305 ईस्वी में यहाँ पर क्या हो गई, संधि हो गई किस किस के बीच, कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में। तो यहाँ पर संधि देखिए, एक तो आपको ध्यान में रखना किस किस के बीच में हुई, तो यहाँ पर है कानड़ देव और इधर है सेनापति है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ये कौन है, एक का सेनापति है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इस संधि के तहत क्या हुआ, इसका पुत्र बीरमदेव, किसका, कानड़ देव चौहान का, इस बीरमदेव को किस में भेजा गया, दरबार में भेजा गया। किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के। और यहीं के इसी के बाद फिरोजा वाली घटना हुई थी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। कुंभा के सारे ही सत्य है, क्या असत्य है। तो देखिए, कुंभा की अगर बात करें, स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वान था, संगीतज्ञ था, उसके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो कुंभा की अगर बात करें तो कुंभा के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे अगर बात करें तो एक ग्रंथ आता है संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, एक आता है रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, ये सारे कुंभा के ग्रंथ हैं। हरवर्तिका, कौन सा है, हरवर्तिका, और जयदेव की पुस्तक, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। इस पर क्या लिखी, रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। ये टीका भी किसने लिखी, कुंभा ने। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि इनके संगीत गुरु कौन थे। तो कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था, सारंग व्यास। कुंभा का जो वाद्य यंत्र था वो था वीणा। वीणा कुंभा का वाद्य यंत्र था। तो ये आपको ध्यान में रखना, स्वयं विद्वान क्यों नहीं था, बहुत ज्यादा विद्वान था और विद्वानों को आश्रय भी देता था। कुंभा के द्वारा दुर्ग, कुंभल दुर्ग का निर्माण, संगीत प्रेमी था, महान शासकों में से एक। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान सेवा संघ में राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। आप देखिए यहाँ पर एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। इसका प्रकाशन 1920 में प्रारंभ हुआ, कहां से, वर्धा से। किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। किसका, राजस्थान केसरी, और ये था साप्ताहिक। साप्ताहिक पत्र था, वर्धा से प्रकाशित है। ठीक है, बाद में यहाँ पर अगर बात करें तो इसके अंदर वित्तीय सहयोग दिया गया था रामनारायण चौधरी, जमुनालाल बजाज के द्वारा, तो उसको अपने ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। त्याग भूमि की बात करें तो ये 1927 से प्रकाशित हुआ, और किसके द्वारा, किसने त्याग किया, भाऊ ने त्याग किया, हरिभाऊ उपाध्याय। कहां से प्रकाशित होता था ये अजमेर से प्रकाशित होता था। नवीन राजस्थान की बात करें तो ये प्रकाशित हुआ 1921 में, और ये कहां से प्रकाशित हुआ, अजमेर से। और किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा। विजय सिंह पथिक द्वारा ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद में अगर बात करें तो इसका 1923 में नामकरण, क्योंकि नवीन राजस्थान पर बैन लग गया, तो इसका नवीन से क्या बन गया, तरुण राजस्थान हो गया। इसका नामकरण क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान। तो यही था
जो कि अजमेर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक राजस्थान सेवा संघ का प्रकाशन। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग कौन सा? राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग। इसके बारे में आपको बस इतना ध्यान में रखना है, इसका अध्यक्ष है वो हाईकोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए, और वर्तमान में है जी के व्यास। कौन है? जी के व्यास। जी के व्यास का मतलब है गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये आपके 7वें का आंसर तो वर्तमान में ये हो गया, पहले वाले का अपने मतलब नहीं है, वर्तमान देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त। तो राजस्थान सूचना आयोग के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो कौन है? तो ये है देवेंद्र भूषण गुप्ता, डीबी गुप्ता है, डीबी गुप्ता। ठीक है, शॉर्ट में देवेंद्र भूषण का बी और इसको डीबी गुप्ता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न भी हो गया वर्तमान के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने से पहले एक समिति महत्वपूर्ण रूप से आपको पता होनी चाहिए, और वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, और ये कब गठित हुई? तो 1927 में, सॉरी 1957 में। कब गठित हुई? 1957 में गठित हुई, और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिला राजस्थान में है, वहां से क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पीएम थे उस वक्त, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब की बात है? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 बी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो यहां पर देखिए श्री नाथूराम मृदा समिति की बात आती है। कौन सी समिति है? श्री नाथूराम मृदा समिति। इसकी सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। अधिनियम कब लाया गया? 1992 में लाया गया, और ये एक्ट बनकर कब लागू हुआ? कानून बनकर 24 अप्रैल को लागू हुआ। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं बताइए जरा? 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, और इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? भाग 9 और अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। क्या की गई? ये जोड़ा गया, भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुसूची 11 जोड़ी गई, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने विषय दिए गए? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को 29 विषय दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो ये है 243 बी के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान में लोकायुक्त की बात करें तो इनका नाम है न्यायमूर्ति पीके लोहरा साहब, पीके लोहरा।
PK का मतलब है प्रताप कृष्ण। क्या है? प्रताप कृष्ण। ये कब से है? तो ये 9/3/2021 से लोकायुक्त हैं राजस्थान के, और पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा PK मल्होत्रा। उस समय की अगर बात करें, उस समय GL गुप्ता थे। अगला है, लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? कितनी है? 25। राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो ये अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है राष्ट्रीय राजधानी के अंदर। अलवर और भरतपुर आता है NCR में। अलवर प्लस भरतपुर भी आपको साथ में ध्यान रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं अगर देखने में दिक्कत है तो। अब देखिए, राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो आदिवासी। करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद में कब पारित हुआ? देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है। तो ये समझौता 2008 का कब का है? 2008 का समझौता है। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता तो गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, और श्रीलंका समस्याओं का समाधान का प्रयास। तो यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति। ये भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो साथियों, यहाँ पर जानना होगा आपको कि किस प्रकार यहाँ पर द्वैत शासन की स्थापना हुई। भारतीय संसद, भारत का अधिनियम वो 1999 का है। इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? देखिए, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य, अब तो आपको दिखेगा ही नहीं, ज्यादा ही पतला हो गया पेन। उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, सरकार की स्थापना। इसका उद्देश्य 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसका ये स्थापना का उद्देश्य था। और इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय कौन थे? भारत के सचिव, भारत के थे सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय, भारत के वायसराय थे। और इसके द्वारा किया गया 1919 के जो अधिनियम आया, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। ठीक है। और आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। कैसी सरकार? आंशिक उत्तरदायी, पूर्ण उत्तरदायी नहीं, आंशिक उत्तरदायी सरकार, ये यहां पर किया गया। और प्रांत के जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गए आरक्षित विषय और दूसरे हो गए आपके हस्तांतरित विषय। तो ये दो विषय हैं, वो अलग अलग बांट दिए गए। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में। अगला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसको दासता का बंधन पत्र किसने कहा? तो देखिए, इसको दासता का बंधन पत्र तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और इसको कहा जाता है प्रस्तावना रहित अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना रहित अधिनियम कौन सा है, तो ये प्रस्तावना रहित अधिनियम है 1935 का, क्योंकि इसमें प्रस्तावना है 1919 की थी। कौन सी थी? 1919 की प्रस्तावना ही ली गई थी, नई प्रस्तावना नहीं थी। तो इसकी कोई स्वयं की प्रस्तावना नहीं। और इसके द्वारा क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? खत्म, बाय बाय। ठीक है। और
केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया। द्वैत शासन प्रारंभ किया गया और केंद्र में भी इसी प्रकार विषयों को बांट दिया गया 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1942 में प्रारंभ हुआ, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और इसे ही कहा जाता है अगस्त क्रांति। कौन सी क्रांति? अगस्त क्रांति इसको कहा जाता है। इसका कारण क्या था? शुरू होने का कारण कुछ कारण है। एक तो था इसका क्रिप्स मिशन, महत्वपूर्ण कारण है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या रहा था? भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा। ठीक है। दूसरी बात यहां पर थी जापानी आक्रमण की संभावना। किसकी संभावना? जापानी आक्रमण की संभावना थी, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और यहां पर आवश्यक वस्तुओं की क्या हो गई थी? कमी। आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी और कीमतों की क्या हो गई? वृद्धि। कीमतों में वृद्धि हो गई, इस कारण से ये प्रारंभ किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद है ये प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और ये मौलिक अधिकार की उप समिति है, उसके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। अगला है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध है? तो छुआछूत से क्या है? खतरा, और खतरा का क्या हो जाएगा? 17। तो अनुच्छेद हो जाएगा 17। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? तो इसको उद्देशिका का संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य है 51A में। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो भी है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक व्यक्ति, ये सब सिस्टम यहाँ पर नहीं है। इसमें मत का अलग अलग मूल्य होता है, सांसद का अलग होता है, एमएलए का अलग होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किसके अनुसार? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग 61 के अनुसार महाभियोग चलाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये है 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस धारा, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 370। कौन सा था? 370। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जानने योग्य। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। ठीक है, पहला आपका आंसर हो जाएगा। और यहां से क्या लिया गया? राष्ट्रपति
का निर्वाचक मंडल, क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य, ये व्यवस्था भी कहां से ली गई? आयरलैंड से। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से आपके मूल अधिकार लिए गए। क्या? मूल अधिकार। दूसरा, एससी का संगठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का संगठन है, वो भी अमेरिका से लिया गया। और अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया है, प्रस्तावना की प्रेरणा है, ये सारे अमेरिका से लिए गए। कनाडा से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, सॉरी, शक्तिशाली संघीय ढांचा। क्या लिया गया? शक्तिशाली संघीय ढांचा। ये कहां से लिया गया? कनाडा से। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस की क्रांति से शब्द लिए गए, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। ये शब्द आपके फ्रांस की क्रांति से लिए गए, पूछा जाता है। और आपके जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भी यहां से ली गई, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये भी फ्रांस से ली गई। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद है 368। 368 इसके तहत, 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये थे आपके हरीश हांडे और नीलिमा मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो युवा मामले और खेल मंत्री की बात करें तो अपने को वर्तमान देखना है, तो वर्तमान में है अनुराग सिंह। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। वर्तमान में क्या है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। खेल मंत्री, ठीक है। खेल राज्य मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो वो है कौन? श्री निपित प्रमाणी के नाम से, ऐसा कुछ नाम है उनका, बेसिकली मुझे याद नहीं है सही से। तो ये 32 नंबर का आपके आंसर हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर। अगला है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने तो एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य कौन है? तो यहां पर साथियों आपको ध्यान में क्या रखना है कि न्यायाधीश वी.एस. दवे और आई.एस. इसरानी हैं, ये इसके सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011। तो अब 2011 से बताओ क्या लेना देना, अपने को देखना चाहिए 2022 का। तो ये जो चैंपियनशिप है ये 2022 में कहां पर हुई? तो 2022 में ये अमेरिका में हुई। कहां पर? अमेरिका में। कब हुई? 15 से 24 जुलाई 2022 को हुई। और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 18वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें भारत को कितने पदक मिले? तो भारत लिस्ट में आपके 33वें नंबर पर रहा और भारत को एक पदक मिला, और वो कौन सा पदक मिला? रजत, यानी कि सिल्वर मेडल मिला। और ये सिल्वर मेडल किसने जीता? तो ये जीता ओलंपियाड नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने अपना भाला फेंका था 88.13 मीटर और ये मेडल हासिल किया। इसमें फर्स्ट कौन रहा? फर्स्ट रहा अमेरिका, और अमेरिका ने कुल 33 मेडल यहां पर जीते। 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। और सेकंड नंबर पर रहा इथियोपिया। कौन रहा? इथियोपिया रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसने 10 मेडल जीते थे, ठीक है। तो ये आपके एथलेटिक्स 2022 का पूरा पोस्टमार्टम हो गया।
नेक्स्ट है कि LIC दिवस कब मनाया जाता है। LIC दिवस आपके 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पूछ रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, तो ये है 22 मई। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित, बताओ ये करंट का नहीं है क्या? बिल्कुल करंट का है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो बाइडेन है और उस समय ये 2012 में प्रस्तावित था, तो बस ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। तो ये उस समय की बात है जब ये पेपर 2011 में होता, तो 15 सितंबर से ये प्रस्तावित था 2011 में। और इसमें प्रावधान था कि भ्रष्टाचार को क्या किया जाए, कम किया जाए। भ्रष्टाचार को कम करना है या फिर भ्रष्टाचार को क्या करना है, खत्म करना है देश से, इसके लिए। और ये लोकायुक्त और लोकपाल के अधीन लाया गया चार्टर एक्ट था। और ये किससे प्रभावित था, किससे प्रेरित था? तो अन्ना हजारे से ये प्रेरित था। ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें कोई भी शिकायत आती है तो उसको 15 दिवस के भीतर भीतर उसको निपटान किया जाना है। और सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में एक जिम्मेदारी तय कर दी गई कि इस काम को कौन करेगा। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था की जानी थी। नेक्स्ट है भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल का किस नाम से जाना जाता है। तो ये है नाग। कौन सी मिसाइल है? नाग। ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, 3rd जनरेशन। ठीक है, 3rd जनरेशन की मिसाइल है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये करती हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। मिसाइल गाइडेड मिसाइल है, लेजर गाइडेड। अगला है मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंद्र कुमार गुजराल है। और ये सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए 2G स्कैम की जांच उस समय चल रही थी, तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे PC चाको। उस समय की बात है, अभी ऐसा कोई स्कैम चल नहीं रहा है। चलेगा तो फिर वो पर्सन भी बनेगा उसमें। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है। यानी कि पूछने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत? तो उसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या करता है, केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है, या फिर अधिगमकर्ता के व्यवहार को वैज्ञानिक विधियों से माध्यम का अध्ययन करता है। और इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 3rd ऑप्शन है वो सबसे बेटर है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 3rd। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक था कोहलर। कौन था? कोहलर था। इसके द्वारा ये प्रयोग है वो किया गया था। और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये है कि घोड़े को तालाब पर ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4th ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम का नहीं अपनाएंगे? सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम अपनाएंगे, तत्परता का नियम भी अपनाएंगे, अभ्यास का नियम भी अपनाएंगे, लेकिन प्रलोभन का नियम है वो नहीं अपनाएंगे। ठीक है, वैसे अपनाना चाहिए, मोटिवेट होते हैं बच्चे इससे कि आपको ये दिया जाएगा इनाम के स्वरूप, तो उस सेंस में प्रलोभन भी दिया जा सकता है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो समग्रता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं,
तो मैक्स वर्दीमर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और इसके समर्थक भी थे कुछ लोग। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है कि समाज उसको उसके कार्यों के लिए उसको स्वीकृति प्रदान करे, तो ऐसी अवस्था होती है एडोलेसेंस, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा मेल सही नहीं है। तो यहां पर बात करें तो अंतर्मुखी कौन होते हैं, जो अपने आप में रहते हैं, खुद में ही खोए रहते हैं, वो अंतर्मुखी। प्रक्षेपण यानी कि दूसरों पर गलती थोप देना। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाचना तो खुद को नहीं आता है, बता रहे हैं आंगन को टेढ़ा, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये याद रख लेना, भूलोगे नहीं। युक्तिकरण, ये युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं है। युक्तिकरण एक ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है और 10th में क्या हो गया, वो फेल हो गया, वो अपने आप को किससे जोड़ेगा, सचिन से जोड़ेगा। सचिन कौन से, तेंदुलकर से। क्यों जोड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि सचिन तेंदुलकर भी तो फेल हुआ था, उसको आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो मैं फेल हो गया तो क्या दिक्कत है, मैं भी एक दिन बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। तो ये है युक्तिकरण। ठीक है, प्रतिगमन की बात करें तो पुरानी आदतों में लौटना प्रतिगमन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, यानी कि एकांत में खोया रहने वाला व्यक्ति कौन सा होता है, अंतर्मुखी। अगला है टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 30, टीएटी 30। बुद्धि समूह कारक, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था थर्स्टन ने। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, बिल्कुल सही है। सृजनशील यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रन का विशेष लक्षण क्या है, तो क्रिएटिव समस्याओं के प्रति सजग नहीं होते, सजग होते हैं। ठीक है। गतिशील चिंतन का अभाव, गतिशील चिंतन पाया जाता है उनमें। प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। ठीक है। समायोजन के प्रति जागरूक होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, प्रबल जिज्ञासा। बाकी नहीं नहीं वाले, अभाव वाले, मना करने वाले ज्यादातर गलत ही होते हैं। अगला है कि ये आपके मोटिव्स, प्रेरक, अभिप्रेरणा की यहाँ पर प्रेरक की क्या दी जा रही है, परिभाषा दी गई है। और वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई, कि प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं ही उसे निश्चित विधियों के द्वारा कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। तो ये गेट्स ने दी थी, इसने गेट्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। इसने मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिप्रेरणा पर आवश्यकता का पड़ता है, भौतिक संरचना को एक बार छोड़ दो, वातावरण का पड़ता है, जन्मजात का भी पड़ता है। भौतिक संरचना का जो अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर कम प्रभाव पड़ता है, न के बराबर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मोटिवेशन का भौतिक संरचना पर न के बराबर प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड किसने बनाया, तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने बनाया। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, तो अंधे को पाठ्य सहगामी क्रियाओं से कोई फायदा नहीं होगा। सर्व सामग्री आप दे सकते हैं क्योंकि अंधा है, वो बहरा नहीं है। ठीक है। ब्रेल लिपि देते ही हैं, तो थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। इस सर्वे सामग्री से टंकण विधि उसको नहीं दे सकते, सर्वे सामग्री दे सकते हैं, मना नहीं, लेकिन ब्रेल लिपि यहां पर आंसर माना जाए क्योंकि ये ज्यादा बेटर है। अगला है कि बाल अपराध का कारण है, अनबन, माता पिता में अनबन और कलह होगी तो बाल अपराध उत्पन्न होगा। परिवार के सदस्य सहानुभूति से रहेंगे तो बाल अपराध नहीं होगा। आपस में सहमति होगी तो भी नहीं होगा, समृद्ध होगा तो भी नहीं होगा। तो माता पिता की कलह है वो बाल अपराध को जन्म देती है। अगला है आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवर्तियों के समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की परिभाषा ये किसने दी, तो आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी में दी गई है। नेक्स्ट है आदतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर आदतें जन्मजात होती हैं, सही है।
मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आदत निर्माण का मूल आधार मूल प्रवृत्ति होती है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर किसी व्यक्ति को बुरी आदत का निर्माण हो तो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, आसानी से नहीं तो छूट ही जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 की बात की जा रही, भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत आज भी वही है 10.41, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। नेक्स्ट है, महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 52.66। हो सकता है जनगणना का टॉपिक तो सिलेबस में है क्योंकि उन्होंने चेंज किया नहीं सिलेबस, और जनगणना से संबंधित प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाएं, उम्मीद ऐसी है इस बार की, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है कितना? 926 है, ठीक है। उस समय ये नया नया मैटर था तो इसलिए पूछ ली। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है 8वां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता 18 जून 1576। 18 जून इसकी डेट मानी जाती है, हालांकि 21 जून भी आपको मिलती है। 1576 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको कहा था मेवाड़ का थर्मोपल्ली। क्या कहा था? थर्मोपल्ली कहा था। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। दिवेर के युद्ध की बात करें तो ये 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो ये अमर सिंह प्रथम और आपके उसका क्या नाम आता है, दिवेर का गवर्नर था सुल्तान खान के बीच हुआ था। तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को हुआ, और इसके अंतर्गत आपके सांगा और बाबर के बीच हुआ था। सांगा ने यहाँ पर वो पाती पेरवन की प्रथा अपनाई थी, बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई थी। तो ये सारी बातें, सारंगपुर का युद्ध है ये भी आपके 1437 में हुआ, सारंगपुर का युद्ध। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सारंगपुर वाला कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था, और इसमें कुंभा की जीत हुई थी। 1437 में कुंभा ने फिर विजय स्तंभ बनवाया था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना पूर्ण रूप से केंद्र की है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों 13वां वित्त आयोग चला गया है, उसके अध्यक्ष विजय केलकर जी थे, और वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में, जिसकी स्थापना है 2017 में हुई थी, इसकी 2017 में स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये है एन के सिंह। एन के सिंह का पूरा नाम है नंदकिशोर सिंह, ठीक है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 2020 21 कह दो, 21-22 से 2025-26 तक चलेगा, ठीक है। वैसे 2021 से 25 भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या, बीकानेर प्रजा परिषद जय नारायण व्यास नहीं है, झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल। थर्ड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हरित राजस्थान योजना प्रारंभ कब की गई थी? हरित राजस्थान योजना 2009-10 में प्रारंभ की गई। 142 डेजर्ट ब्लॉक है, उसमें से 85 कहां पर है? राजस्थान। 85 डेजर्ट ब्लॉक कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में पूछा गया है कि सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये रामगढ़ में स्थित है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत? जरगा उदयपुर। गुरु से दिल जरा, तो इस प्रकार की ट्रिक है, तो आपको पता होगा। जरगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो उस समय तो भाई ये सीपी जोशी जी थे,
और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में वैभव गहलोत जी हैं। कौन है? वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत का बेटा है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावतभाटा में स्थित है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और भटनेर के किले की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर के किले की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। ठीक है, एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का। और बाकी तो क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। बाकी सारी बातें आपको पता होगी। राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। पलाया झील सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती हैं? पलाया झीलें क्या होती हैं? ये आपके जैसलमेर में पाई जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के बीच में ऐसे गड्ढे टाइप झील नुमा बन जाता है और वर्षाद में वो भर जाती है, तो उसको कहते हैं पलाया झीलें। तो वो आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि देश की जनसंख्या, इस देश की जनसंख्या उसकी विकास दर 1% कम है। देखिए 2019 में जो स्टडी हुई और जिस स्टडी के अनुसार पता चला है कि चीन की जो है विकास दर कम हो गई है, उसके कारण उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी के स्थान पर अब क्या है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को अनुमति दे दी है। 1 चाइल्ड के स्थान पर अब कौन सी है? 2 चाइल्ड पॉलिसी, उसको परमिशन दे दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ अप्रैल 2010 में। 11वीं जनगणना कौन से क्रम की है? तो ये 15वें क्रम की जनगणना है। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ? तो कोपेनहेगन की बात करें तो कोपेनहेगन हुआ 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित, ये 2011 का है, उस समय प्रस्तावित थी। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया, 1 नवंबर 2011 से प्रस्तावित थी। जनजाति में वालर नृत्य, वालर नृत्य है, वालर है, ये आपके मांदल है, कूद है, लूर है, ये सारे आपके किसके आते हैं? ये आते हैं ग्राह्य के, ग्राह्य जनजाति के हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वालर बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिर कला हेतु प्रसिद्ध है। बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है? तो बच्चे बच्चे को पता है, किशनगढ़ की पेंटिंग है, अजमेर किशनगढ़ शैली की। और यहाँ पर जो शासक थे किशन सिंह जी, उन्होंने बहुत इसको महत्व दिया था और स्वयं का नाम ही नागरीदास रख लिया था, बहुत प्रभावित हुए थे इस चीज से। वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो ये किस भाषा का है? ये उत्तरी मारवाड़ी का है और इसके है रचिता पृथ्वी राज राठौर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेली कृष्ण रुक्मणी। गागरोन के दुर्ग में इसकी रचना हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज, छोटी तीज आती है श्रावण में। ठीक है, बड़ी तीज आती है, बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और ये होती है शुक्ल तृतीया। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता, तेजा जी, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? लोक संत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महिलाएं नथ, कौन सा है? नथ। और नथ कहां पर पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है, ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। और ये किस उपलक्ष्य में? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय पाने के उपलक्ष्य में 1437 सारंगपुर के युद्ध में विजय के फलस्वरूप ये बनाई गई। ठीक है। नेक्स्ट है सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है बारा में। बारा कहाँ है? हाड़ौती। नेक्स्ट है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ आयोजित होती हैं? जौहर कला केंद्र में आयोजित होती है। नेक्स्ट आपके सामने है
जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण। ओसिया में यहाँ पर सूर्य मंदिर भी स्थित है। और ये कब का सूर्य मंदिर स्थित है? प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया। ठीक है, तो प्रतिहार का ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा के युद्ध की अगर बात करें साथियों, तो ये कब हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये अपने को देखना है। तो ये हुआ था 1527 में। कब हुआ? 1527 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करें तो ये आपके गोगुंदा में हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनजाति जो जाति आयोग है उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो उस समय तो थे पीएल पूनिया। कौन थे? पीएल पूनिया। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें, उपाध्यक्ष है अरुण हलदार। कौन है? अरुण हलदार। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भारत का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 में आपके उल्लेख है अनुसूचित जाति का। किसका? अनुसूचित जाति का उल्लेख है। कहां भागेगा? अनुसूचित जाति का। और 338 ए में आपके अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? जनजाति का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अलग से कब बनाया गया? तो ये आपके आया अस्तित्व में 15 फरवरी 2004 को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे साथियों आज के पेपर के 100 पूरे प्रश्न और अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।